फिल्म की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम है वाल्टर। वो भाग रहा है एक मार्केट में से गुजरते हुए और उसके पीछे काफी लोग हैं। वाल्टर एक पैकेज को मेलबॉक्स में डालने में कामयाब हो जाता है और वो काफी रिलीफ महसूस कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो सड़क पर कदम रखता है, बूम, एक वैन सीधा उसे कुचल देती है। वाल्टर वहीं पर मर जाता है। उसकी मौत ही वो चीज होगी जो उसके दोनों बेटों को एक साथ लाएगी। अगले दिन हम देखते हैं वाल्टर के बड़े बेटे जेम्स को एक मिलिट्री स्कूल में, जहां वो नए रिक्रूट्स को सिखा रहा है कि कैसे पानी में सांस रोक कर रखना है। लेकिन ये लोग कर नहीं पा रहे। वो बहुत जल्दी गिव अप कर रहे हैं। जेम्स उनकी परफॉर्मेंस से क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड है। फिर एक लड़का आता है और उसे उसके पिता की मौत का खबर देता है। जेम्स जाके वाल्टर की बॉडी देखता है, लेकिन ऑनेस्टली उसे ज्यादा गम नहीं है। यहीं पर एक बात कह दूं, एक्चुअली वाल्टर की 2 बीवियां थीं, एक से जेम्स और एक से जॉन। जॉन से हम थोड़ी देर में मिलेंगे। खैर, पुलिस थाने में उसे पता चलता है कि वाल्टर की मौत एक हिट एंड रन का केस है। जेम्स घर जाता है और अपनी वाइफ कैट को बताता है और वो कोई इमोशन नहीं दिखा रहा है। कैट कहती है उसे अपने भाई जॉन को बताना चाहिए। जेम्स का कहना है, हम दोनों वैसे भी वाल्टर से बात नहीं करते थे और मैंने जॉन से 10 साल से बात नहीं की। उसे शायद फर्क भी नहीं पड़ेगा। कैट कहती है वो फिर भी बता देगी। ओक्लाहोमा सिटी में हम मिलते हैं जॉन से, जो एक कॉप है। वो घर आता है और उसकी गर्लफ्रेंड डेनी उससे नाराज है क्योंकि जॉन कभी उससे बात ही नहीं करता। जॉन बेटर कम्युनिकेट करने का वादा करता है, लेकिन फिर डेनी असली इशू बताती है। वो उसे छोड़कर जा रही है। पता चलता है कि आज उसका बर्थडे है और जॉन बिल्कुल भूल गया है। जॉन का दिल टूट जाता है जब डेनी गुस्से से बाहर निकल जाती है, उसे अकेला छोड़कर। उसी रात जॉन अपने कमरे में पी रहा होता है, तभी कैट का फोन आता है। वो अपनी पहचान जेम्स की वाइफ के तौर पर कराती है और बताती है कि उनके पापा का इंतकाल हो गया है। जॉन को तो पता भी नहीं था कि उसके पापा जिंदा है और ऑनेस्टली उसे फर्क भी नहीं पड़ता। कैट उसे कल फ्यूनरल में आने का इनविटेशन देती है। जॉन कहता है वो नहीं आ रहा, लेकिन तभी 2 गुंडे घर के अंदर घुस के उसे पकड़ लेते हैं। जॉन पूछता है, कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए? वो आदमी कहते हैं वो एक पैकेज ढूंढ रहे हैं जो वाल्टर ने जॉन को भेजा था, उन्हें वही चाहिए। जॉन कहता है उसे कोई पैकेज नहीं मिला। वो मेंशन करते हैं कि वो याकुजा के साथ है। जॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों से लड़ने लगता है। इस दौरान वो गुंडे कुछ फोटो गिरा देते हैं, जॉन की मां के रीमेस की तस्वीरें, जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। ये बात जॉन को चुभ जाती है। वो उसी वक्त फैसला कर लेता है कि उसे पता करना होगा कि उसका बाप वाल्टर असल में क्या कर रहा था। अगले दिन हम जेम्स को अपने फैमिली के साथ देखते हैं, उसकी बहन रीटा के साथ। जॉन भी पहुंच जाता है और सबसे मिलता है। जॉन और जेम्स के बीच ऑकवर्डनेस है क्योंकि उनकी अलग अलग माएं थीं और बचपन से ही भाइयों के बीच तनाव रहा है। लेकिन अंदर से जेम्स अपने छोटे भाई जॉन से प्यार करता है। दोनों भाई फ्यूनरल पर कई शेडी दिखने वाले आदमियों को नोटिस करते हैं। उन्हें पता है उनके पापा वाल्टर एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे, जिसका मतलब है कि उनके काफी दुश्मन थे। फिर शहर के गवर्नर पीटर वाल्टर के बारे में बोलने के लिए खड़े होते हैं। पता चलता है कि वो दोनों पुराने दोस्त थे और पीटर दोनों बेटों को एक साथ देखकर जेन्युइनली खुश है। उस शाम सब लोग घर पर इकट्ठे होते हैं। पीटर दोनों भाइयों की तारीफ कर रहा है। रीटा अभी भी जॉन से नाराज है क्योंकि वो तब नहीं आया जब जेम्स की मां मारिया का कुछ साल पहले इंतकाल हुआ था। वो जॉन से उसके फैमिली सिचुएशन के बारे में पूछते हैं। जॉन कहता है उसकी एक गर्लफ्रेंड थी या अभी भी है, उसे पता नहीं। वो यहां ये जानने आया है किसने वाल्टर को मारा, क्योंकि वो मर्डर था, एक्सीडेंट नहीं। ऊपर से याकुजा के गुंडे भी उसके बाद ही उसे अटैक करने आए थे। जेम्स को तुरंत लगता है कि जॉन ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी है, क्योंकि उसने पहले भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थीं। जॉन इनकार करता है। दोनों भाई बाहर आते हैं। जेम्स को सच जानना है क्योंकि 10 साल पहले जॉन ने गैंगस्टर्स की पिटाई कर दी थी ये सोचकर कि उन्होंने उसकी मां को मारा है। जॉन जेम्स से बोलता है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन तुमने कभी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। वो गुस्से से वहां से चला जाता है। जॉन एक बार में जाता है और पीने लगता है। बारटेंडर उसे एक खास ड्रिंक देता है। उसे पीने के बाद उसे चक्कर आने लगते हैं। आगे पता चलता है उसे मिस्टर के सामने लाया गया है,
जो हवाई का एक बड़ा जापानी मॉब बॉस है। मिस्टर के इसलिए गुस्सा है क्योंकि जॉन वापस आ गया है। 10 साल पहले जॉन ने उसके आदमियों को बुरी तरह पीटा था क्योंकि उसे लगा कि उन्होंने उसकी मां को मारा है। मिस्टर के साफ कहता है, मैंने तुम्हारी मां को नहीं मारा और मैं नहीं चाहता तुम अब यहां ट्रबल करो। तुम्हारे पास 7 दिन है आइलैंड छोड़ने के लिए, नहीं तो मैं खुद तुम्हें मारकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जॉन जाने से इनकार कर देता है। मिस्टर के उसे धमकाता है और एक वार्निंग के तौर पर उसके चेहरे पर कट मार देता है। अगले दिन जेम्स अपने बाप की चीजें देख रहा है। उसे ऑफिस की चाबियां और 12 रैंडम कोड्स की एक लिस्ट मिलती है। इसी दौरान जॉन भी वाल्टर के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ यूजफुल नहीं मिलता। फिर वो किसी और को ब्रेक इन करते हुए पकड़ लेता है। जॉन उसको पकड़ के पीटता है और पूछता है कौन है। बच्चा कहता है उसका नाम केन है और वो वाल्टर के लिए हैकर का काम करता था, उसकी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन केस में मदद करता था। जॉन पूछता है क्या वाल्टर के कोई बड़े दुश्मन थे। केन कहता है आधे शहर के साथ उसकी दुश्मनी थी। जॉन उससे कहता है अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। इसी दौरान जेम्स मर्डर सीन चेक करता है। वो पास की एक दुकान के बाहर कैमरा देखता है और अंदर जाके फुटेज मांगता है। दुकान वाला इनकार कर देता है और जेम्स को धमकाने लगता है। वो उन्हें पैसे ऑफर करता है, फिर भी दुकान वाला नहीं मानता, तो जेम्स सीधा उन सब की पिटाई शुरू कर देता है। ऑफिस में जॉन और केन सब चीजों को देख रहे हैं। जॉन को एक सर्फबोर्ड में कुछ अजीब लगता है। वो उसे चेक करता है और एक छुपी हुई मैप निकाल लेता है। ऐसा लग रहा है किसी बड़े स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट है, लेकिन जॉन समझ नहीं पाता क्या। सिटी हॉल में पीटर हवाई को डेवलप करने के बारे में स्पीच दे रहा है। रीटा, जो असल में उसकी असिस्टेंट है, वो भी वहां है। जॉन रीटा को कॉल करता है और उसे मिली मैप के बारे में बताता है। वाल्टर ने उसे किसी खास वजह से छुपाया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है ये किस चीज का है। रीटा सीरियल नंबर मांगती है। जॉन कहता है वो भेज देगा। जेम्स ऑफिस में आ पहुंचता है। जॉन उसे देखकर हैरान रह जाता है। जेम्स मानता है कि जॉन सही था उनके बाप के बारे में। वो दोनों मिलकर हिट एंड रन फुटेज देखते हैं। साफ है कि वैन ड्राइवर ने जानकर वाल्टर को मारा। दोनों भाई समझ जाते हैं कुछ बड़ा चल रहा है। वो बाहर निकलते हैं। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाल्टर किस तरह के ट्रबल में फंसा था। वैन ने उसे जाकर मारा और याकुजा के गुंडे जॉन के पीछे पड़े। जरूर कुछ बड़ा चल रहा है। घर जाने के रास्ते में एक कार अचानक उन पर हमला कर देती है। गुंडे गोली चलाने लगते हैं। जॉन कूदकर बाहर आता है और फायर रिटर्न करता है, उनकी कार उड़ा देता है। एक्सप्लोजन से जेम्स की कार भी खराब हो जाती है। जेम्स गुस्सा है, लेकिन जॉन कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई ब्रो। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और घर जाते हैं। रीटा उन्हें बताती है कि मैप एक आदमी रिको का है जो याकुजा से जुड़े हुए है। रिको के हवाई में काफी फैंसी रेस्टोरेंट है और वो इस लोकेशन पर एक और बनाना चाहता था। जेम्स समझ जाता है कि ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक कैसीनो है। ब्लूप्रिंट्स कैसीनो के है। रीटा बताती है कि हवाई में कैसीनो इलीगल है, इसलिए रिको लीगली नहीं बना सकता। वो बताती है कि रिको की कल एक फंडराइजिंग पार्टी है। दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि उस पार्टी को क्रैश करेंगे। अगले दिन दोनों भाई कंस्ट्रक्शन साइट चेक करने जाते हैं। वहां उन्हें नेटिव हवाईयन लोगों का एक ग्रुप मिलता है जो प्रोटेस्ट कर रहा है जमीन बचाने की कोशिश में। एक औरत समझाती है ये जमीन हमारे लोगों की जनरेशन से है और गवर्नमेंट के कुछ लोग इसे छीनना चाहते हैं। वो नहीं जाएंगे, वो इस जमीन के लिए लड़ेंगे, चाहे उसमें उनकी जान ही क्यों न चली जाए। जेम्स और जॉन उनके कन्विक्शन से इंप्रेस होते हैं। जॉन को एक कॉल आती है। कॉप्स ने एक बॉडी ढूंढी है जिसके पास वही ट्रक था जिसने वाल्टर को मारा था। जॉन समझ जाता है कोई अपने ट्रैक्स छुपा रहा है। ट्रक मोटोरा कंपनी की थी। केन उन्हें बताता है कि उसे रिको की पार्टी के कैटरिंग का काम मिल गया है। परफेक्ट, अब उनके पास अंदर जाने का तरीका है। दोनों भाई वेटर्स के भेष में पार्टी में पहुंच जाते हैं। जॉन एक औरत को देखता है और उसके पीछे जाता है। उसका नाम टीना है। जॉन फ्रेंडली बनने की कोशिश करता है और टीना उसे वाल्टर के बेटे के तौर पर पहचान जाती है। जॉन उसे बताता है कि वाल्टर मर गया है। टीना अपसेट हो जाती है और बताती है कि वो रिको की वाइफ है। उसने वाल्टर को हायर किया था क्योंकि उसे लगा उसका पति अफेयर कर रहा है।
वो जॉन को कल एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है ताकि वो उसे सब बता सके। इसी दौरान जेम्स कैटरिंग का काम कर रहा होता है जब एक कोरियाई आदमी, जिसका नाम टेड है, ड्रग्स कर रहा होता है। जेम्स नोटिस करता है कि टेड का लास्ट नेम मोटोरा है, वही जो उस वैन कंपनी का नाम है जिसने उसके बाप को मारा। तभी गार्ड्स दोनों भाइयों को पकड़ के रिको के सामने ले जाते हैं। रिको पूछता है वो दोनों उसकी पार्टी क्यों बर्बाद कर रहे हैं। वो उन्हें नहीं जानता। वो बताते हैं कि वो वाल्टर के बेटे हैं और वो मर गया है। रिको कहता है उसने वाल्टर को हायर किया था ताकि वो अपनी वाइफ के अफेयर की इन्वेस्टिगेशन करे। जॉन ये बात नहीं मानता। रिको सोचता है जॉन उसे मर्डरर बता रहा है। जॉन क्लियर करता है कि रिको और उसकी वाइफ दोनों ने वाल्टर को हायर किया था एक दूसरे पर जासूसी करने के लिए। जॉन नोटिस करता है कि रिको के पास डिस्प्ले पर एक ग्रेनेड रखी है। रिको दोनों भाइयों को बाहर निकाल देता है। अगले दिन जॉन टीना से मिलने होटल जाता है, लेकिन जाते ही उसे टीना की बॉडी बाहर पड़ी मिलती है। किसी ने उसे मार डाला है। जॉन जानता है कि रिको इसके पीछे है। वो सीधा रिको के आदमियों के पास जाता है और उन्हें मारने लगता है। वो रिको तक पहुंचने ही वाला होता है जब गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं और उसे गिरा देते हैं और पुलिस को दे देते हैं। शाम में जेम्स जॉन को पुलिस स्टेशन से बेल करवा के निकालता है। वो जॉन के रेकलेस बिहेवियर से गुस्सा है। वो जॉन से कहता है कि ऐसे बिहेव करके वो अपनी मां के कातिलों तक नहीं पहुंच सकता। ये बात सुनकर जॉन जेम्स पर हमला कर देता है। वो दोनों एक बड़ा फाइट करते हैं। जॉन आखिरकार अपने दिल की बात कहता है। वो अपने भाई से इसलिए गुस्सा है क्योंकि जेम्स ने उसे दूर भेज दिया था। जेम्स समझाता है तुम्हारी मां के मरने के बाद तुमने गैंगस्टर्स पीटना शुरू कर दिया। कॉप्स और गैंग्स दोनों तुम्हें मार डालना चाहते थे। मैंने तुम्हें जिंदा रहने के लिए दूर भेज दिया था और तुमने कभी मेरी नहीं सुनी, न तब न अब। जॉन कहता है उसे तब अपने भाई की जरूरत थी। अपनी मां के जाने के बाद जेम्स ही उसका सब कुछ था। जेम्स माफी मांगता है। दोनों भाई मिलकर फैसला करते हैं कि वो अपने बाप के किलर को ढूंढेंगे। वो घर जाते हैं। जॉन को उसकी गर्लफ्रेंड डेनी का कॉल आता है। वो ओक्लाहोमा में उसके घर अपना सामान लेने गई थी और वहां उसे एक पैकेज मिला है किसी वाल्टर नाम के आदमी का। जॉन समझ जाता है ये वही पैकेज है जिसके पीछे याकुजा थी। डेनी कहती है उसमें सिर्फ एक फ्लैश ड्राइव है। जॉन उसे हवाई आने के लिए कहता है उस पैकेज के साथ। डेनी मान जाती है। डेनी पहुंचती है और वो एयरपोर्ट से ड्राइविंग कर रहे होते हैं तभी केन फ्लैश ड्राइव चेक करता है। वो एक लॉक्ड क्रिप्टो अकाउंट है। डेनी जानती है इसे अनलॉक करने के लिए 12 कोड्स की जरूरत है। जेम्स उसे वो कोड्स देता है जो वाल्टर की चीजों में मिले थे। जब केन इसे ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है, एक हेलीकॉप्टर उनकी कार पर हमला कर देता है। काफी गुंडे और वाहन भी आ जाते हैं। वो गुंडों की कारों को उड़ा देते हैं। फिर जेम्स हेलीकॉप्टर को शूट डाउन कर देता है। वो मुश्किल से बचते हैं। वो कार रोककर अकाउंट चेक करते हैं। पता चलता है कि फॉरेन अकाउंट्स में $2 मिलियन है और ये अकाउंट पीटर का है। दोनों भाई शॉक्ड है क्योंकि पीटर उनके लिए एक चाचा जैसे है। वो समझ जाते हैं कि रिको और पीटर मिलकर काम कर रहे हैं। रिको पीटर को पैसा दे रहा है ताकि वो जमीन साफ कर सके और वो अपना कैसीनो बना सके। रिटर्न में रिको ने पीटर को $20 लाख दिए। रिको और टीना के अफेयर की इन्वेस्टिगेशन करते वक्त वाल्टर इस सीक्रेट को जान चुका था, इसलिए उन्होंने उसे मारा, शायद टेड की मदद से। इसी दौरान रीटा पीटर को मैप दिखाती है और बोलती है कि रिको हवाईयन जमीन छीनकर एक कैसीनो बनाना चाहता है गवर्नमेंट के किसी आदमी की मदद से। पीटर मैप ले लेता है और वादा करता है कि वो रिको को डिस्ट्रॉय करेगा। फिर जेम्स और जॉन घर जाते हैं और वहां सिर्फ बच्चों को पाते हैं जो घबराए हुए हैं। गुंडे आए थे और कैट को किडनैप कर ले गए। जॉन को रिको का कॉल आता है। वो जॉन और जेम्स को कैट और रीटा से बात करवाते हैं। वो दोनों बेसमेंट में बंद रखी गई है। अगर उन्हें जिंदा चाहिए तो क्रिप्टो फ्लैश ड्राइव लेकर आने के लिए कहते हैं। दोनों भाई बहुत गुस्सा होते हैं। जेम्स जॉन को अपने वेपन्स का स्टैश दिखाता है। वो दोनों मिलकर गियर अप करते हैं। दोनों भाई रिको के कंपाउंड पर धावा बोल देते हैं और एक एक कर गार्ड्स को निपटाने लगते हैं। जेम्स और जॉन सबको काटते चले जा रहे हैं। रिको बेसमेंट से समझ जाता है क्या हो रहा है और टेड की क्रू भेजता है। वो जेम्स से मुकाबला करते हैं।
जेम्स आगे बढ़ता है और उन सबको ब्रूटली काट डालता है। दोनों भाई बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं और रीटा और कैट को पाते हैं। वो उन्हें छुड़ा देते हैं। कैट कहती है रिको भाग गया है। जॉन बदला लेने के लिए रिको के पीछे जाता है। टेड जेम्स पर हमला कर देता है। वो लड़ते हैं और आखिरकार जेम्स टेड को पकड़ता है और एक तलवार से उसे साफ 2 हिस्सों में काट डालता है। जॉन रिको तक पहुंच जाता है जब वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। रिको कोई अमेच्योर नहीं है। वो याकुजा कराटे जानता है। वो जॉन को बुरी तरह पीट देता है। वो जॉन को खत्म करने ही वाला होता है जब जॉन बताता है कि उसने रिको की ग्रेनेड का पिन निकाल लिया है। बड़ा एक्सप्लोजन होता है। रिको मर जाता है, लेकिन जॉन पानी में गिर जाता है और बच जाता है। वो डूब रहा है। जेम्स पानी में कूद जाता है और अपने भाई को खींचकर बाहर निकालता है। जॉन इंजर्ड है, लेकिन जिंदा है। जेम्स बहुत रिलीव्ड है कि उसने अपने भाई की जान बचा ली। अगले दिन ऑफिसर्स पीटर को अरेस्ट कर लेते हैं। जब वो वाल्टर के फैमिली को देखता है, पीटर कसम खाता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। कॉप्स उसे ले जाती है। 2 दिन बाद जॉन बीच पर अपनी मां को याद कर रहा है। उसका गुस्सा हमेशा उसकी मां से जुड़ा था और इसीलिए वो चला गया था, लेकिन अब वो यहां अपने फैमिली के साथ खुश है। मिस्टर के आता है और हैरान है कि जॉन यहां से नहीं गया। जॉन जाने से इनकार कर देता है। वो अपने फैमिली के साथ रहेगा। मिस्टर के कहता है तुमने रिको को खत्म किया और याकुजा के रिग्न ऑफ टेरर का यहां अंत किया। ये अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारे लोगों को मार रहे थे और हवाइयन को परेशान कर रहे थे। इसीलिए मैं तुम्हें जीने दे रहा हूं और तुम्हारी मां के किलर का नाम इस कागज पर लिखा है। अब आगे तुम क्या करते हो वो तुम पर है। मिस्टर के चला जाता है। जॉन जेम्स को अपनी मां के किलर का नाम दिखाता है। जेम्स कहता है तुम्हें तब मेरी सपोर्ट मिलनी चाहिए थी उसे मारने के लिए, लेकिन मैंने नहीं दी। इस बार मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा और मुझे लगता है वाल्टर ने तुम्हें वो फ्लैश ड्राइव इसलिए भेजा था ताकि तुम वापस अपने फैमिली के पास आओ, जो कि आ गए हो। जॉन बताता है कि अब उनके पास उस फ्लैश ड्राइव पर 2 मिलियन है और वो सब मिलकर खुशियों से रह सकते हैं। जॉन वो पेपर जला देता है जिस पर उसकी मां के किलर का नाम लिखा था। दोनों भाई अपनी लाइफ एंजॉय करने लगते हैं अपने फैमिली के साथ।